नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख चुके हैं और सुन चुके हैं कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली नोटिफाई कर दिया जनरल नदीम अंजुम को, जो उनको पहले भी नाम उनका रिकमेंडेड था, उन्हीं को उन्होंने तैनात कर दिया। और अब फैसला हुआ कि 20 नवंबर को वो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी DGISI की हैसियत से वो अपनी चार्ज संभालेंगे। और जो करंट DGI हैं वो 20 नवंबर तक कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद जाके वो पेशावर के कोर को संभालेंगे। यूँ वो एक फ़ज़ा थी, जो स्पेकुलेशन थी, जो कयास आराई थी इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान में टेंशन्स की, वो तो तकरीबन ख़त्म होते हमें नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें कमरबस्ता नज़र आती हैं कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने का वक्त आ गया है और इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो लाई जा सकती है। PMLN के पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका एक मुतालबा लंदन से सामने आया है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने चाहिए। ये और बात है कि एक ऐसी फुटेज भी लंदन ही से रिलीज़ हुए हमें नज़र आई है जहाँ पे जनाब नवाज शरीफ साहब हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकात करते हुए नज़र आए हैं। बाकायदा एक गाड़ी कैप्चर हुई है, ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रही है, जो इंडिया 1 की गाड़ी है वहाँ की डिप्लोमेट की, और कैसे नवाज शरीफ साहब ये मुलाकात कर रहे हैं। PMLN के एक अहम लीडर मियाँ जावेद हफीज़ साहब ने एक टेलीविज़न प्रोग्राम में ये कहा है। ताहम ये भी खबर हमारे सामने आई है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, PMLN के सीनियर रहनुमा और इससे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने रद्द किया है। उन्होंने कहा इस किस्म के कोई राब्ते जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। ताहम हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा जनाब शाजिया मरी साहिबा की एक स्टेटमेंट भी सामने आई है कि पीपल्स पार्टी ने ये ओपन इन्विटेशन दिया है PMLN को कि हम पहले बुज़दार के ख़िलाफ़, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ पंजाब में एक नो कॉन्फिडेंस की मूव लाएँ और फिर पंजाब की फतह के बाद हम सेंटर में वही चीज़ रेप्लिकेट कर सकते हैं। उस पर भी उनका रद्द-ए-अमल जो है वो हमारे सामने नहीं आया। हम ये भी देख रहे हैं कि MQM के अंदर भी कुछ हलचल हमें मची नज़र आ रही है और साबिक गवर्नर जो बहुत अरसे से दुबई में मुकीम है जनाब इशरतुल साहब, उनकी मुलाकातों की बहुत खबर आ रही है और उनकी कुछ मुलाकातें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ भी हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि सियासी तौर पे कुछ ना कुछ होने को है। क्या ये डिज़ोल्व हो जाएगा? इमरान खान हुकूमत को की चीखें निकाली जा रही हैं, उसको डराया जा रहा है, उसको सबक सिखाया जा रहा है। ये वाकई वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी और पाकिस्तान और इमरान खान की हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगी। ये वो बुनियादी चीज़ है जिसके साथ कुछ इंटरनेशनल इशूज़ भी हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अमेरिका के खबर रसाए इदारे CNN ने 2-3 दिन पहले दावा किया था कि एयर स्पेस के इस्तेमाल के हवाले से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान में एक एग्रीमेंट जो है, बाकायदा ये कहा गया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कांग्रेस को ये ब्रीफिंग दी है कि ये एग्रीमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। और लेकिन साथ ही IMF के साथ जो डेडलॉक है वो बदस्तूर जारी रहा, पाकिस्तान की डील नहीं हो सकी और FATF का जो प्लानरी सेशन हुआ वहाँ भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सका है। ये वो तमाम सूरत हाल है, ये तमाम इश्यूज़ हैं जिनको हम ज़ेरे बहस लाएंगे आज के प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सरदार नबील कबूल साहब, मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगे। PMLN के रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर जनाब सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा मुझे लाहौर से एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रही हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट्स। सरदार नबील गेबोल साहब, अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं, क्या आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी, ये जो सारी खबरें आ रही हैं कि नो कॉन्फिडेंस का वक्त आ गया है, पंजाब में पीपल्स पार्टी नो कॉन्फिडेंस लाना चाहती है, उसके बाद सेंटर में उस चीज़ को किया जाएगा, PPP और PMLN इकट्ठे हो सकते हैं, इस पर आपका क्या तबसरा है, आपका क्या रद्द-ए-अमल है? डॉक्टर साहब, मैंने 1 साल पहले ये बात कही थी और उस वक्त हमने जो है 2020 के एंड में हमने होमवर्क की थी और मुस्लिम लीग नून को और PDM को कॉन्फिडेंस में लेकर हमने कहा था कि पंजाब की हुकूमत को हम गिरा सकते हैं और हमने नंबर्स भी उनको बताया और हमने ये भी बताया कि किस किस से हमारे राब्ते हैं और उन्होंने कहा ठीक है और गोएड का सिग्नल दिया हमें मौलाना फजल रहमान ने और PML नून वालों ने। उसके बाद हमने जब सब तैयारी कर ली तो लास्ट मोमेंट में पता चला कि जी मुस्लिम लीग नून ने मना कर दिया है और वो कह रहे हैं कि हम साथ नहीं देंगे इस नो कॉन्फिडेंस में और हम नहीं चाहते हैं कि बोजदार चीफ मिनिस्टरशिप से हटे। तो ऐसे सूरत हाल में जब बोजदार चीफ मिनिस्टरशिप से नहीं हटाए, मतलब जाए और पंजाब की हुकूमत को रहने दिया जाए, तो फिर हमने PDM में कहा फिर हमारे रहने का फ़ायदा नहीं। जो आप लोग ये ड्रामे जो कर रहे हो या आप लोग ये जो बता रहे हो कि हम एक तहरीक चलाना चाहते हैं और तहरीक भी नहीं चला रहे हो,
जुलूस भी आपका नहीं निकल रहा है, आपका जो कारवान था, आपने कहा हम धरना देंगे, वो भी आप नहीं निकाल रहे, तो हम समझते हैं आप लोग एजेंडा कुछ और है, तो इसलिए हम बाहर निकल के आए। अब भी अगर वो कहते हैं हमें, ठीक अब है, भी लेकिन वो समझते हैं कि आपका एजेंडा कुछ और था, लेकिन वो समझते थे कि आपका एजेंडा कुछ और था। वो हमेशा ये समझते थे कि हमारा एजेंडा ये था कि साथ चलो, बाद में छोड़ दो। आपने बेट्रे किया, धोखा दिया पीएमएलएन को। वो तो ये देखे, पीएमएल नून वालों का जो मकसद था वो उन्होंने हल कर दिया था पहले धरने पर। मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तेमाल करके उन्होंने पहले धरना जो हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें उनका मसला हल हो गया था, एक मसला हल हो गया था। अब वो दूसरे मसले के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहते थे, तो हम इस्तेमाल नहीं होना चाहते थे, इसलिए हम अलग हो गए। हम आज भी कहते, देखे हमारे पास दो चॉइस है। अभी आप क्या करेंगे? पंजाब की हुकूमत, अभी आपकी क्या पोजीशन है? अभी हमारी जो है ये, अभी हम ये चाहते हैं कि पंजाब की हुकूमत के लिए अगर मुस्लिम लीग नून वाले हमारे साथ मिल बैठ के तैयार है, तो पंजाब की हुकूमत को इसलिए ज्यादा खतरा है क्योंकि वहां पे काफी नाराज अराकीन हैं साउथ पंजाब के, जो हमारे से मिले हैं, जिनकी मुलाकातें हुई है, तो उनको बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपका मौकफ आ गया गेबल, सरदार नबील गेबल साहब, आपका मौकफ आ गया। जरा तारिक फजल चौधरी साहब के पास जाने दीजिए। तारिक फजल चौधरी साहब, जब पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत को गिरा दिया जाए, नवाज शरीफ साहब लंदन से कह रहे हैं कि नए इंतखाबात का वक्त आ गया है, इंतखाबात फौरी तौर पर होने चाहिए। शाजिया मरी कहती हैं कि यहाँ पहले पंजाब में हुकूमत गिरनी चाहिए, तो फिर तो क्यों नहीं आप ज्वाइन कर रहे? क्या वजह है, क्या चीज़ रोक रही है पीएमएलएन को पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिराने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आज की दावत का। मैंने सरदार साहब की पूरी बात सुनी है और जो आपने सवाल किया है, देखें, पंजाब की हुकूमत हो या मरकज की हुकूमत हो, मेरा नहीं ख्याल कि ये अब जो हालात मुल्क में पैदा हो गए हैं इतनी सूरत में भी कायम रह सकती हैं। आपने देखा है कि जो शुरुआत हुई है वो बलूचिस्तान हुकूमत से शुरू हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर साहब वहाँ हुकूमत तो नहीं गिरी ना, वहाँ तो चीफ मिनिस्टर बदला गया है। मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये एक सियासी बहस को तो हम बेशक 2 घंटे डिस्कस करते रहे, कर सकते हैं, लेकिन आपने ग्राउंड रियलिटीज भी देखनी होती हैं कि क्या, जिस तरह बलूचिस्तान में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक चीफ मिनिस्टर अगर गए हैं तो क्या दूसरे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो हमारी जमात के आ गए हैं। और अब अगर पंजाब में यही सूरत हाल होती है और नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है, तो क्या अगले चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पीएमएलएन के आ जाएंगे? क्या पीपल्स पार्टी इस बात की गारंटी दे रही है? लेकिन नवाज शरीफ साहब की तो स्टेटमेंट चल रही है कि इलेक्शन होने चाहिए, तो जब इलेक्शन ही करवाने हैं तो फिर क्या मसला है? डॉक्टर साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, जो मेरा मौका है, जरा काइंडली अगर मैं आपको समझा सकूं या नाज़रीन को समझा सकूं। अब आप देखेंगे सेनेट का इलेक्शन होता है, पीडीएम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट की सीट इस्लामाबाद से जीत जाते हैं, यानी कौमी असेंबली में अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर वो सेनेटर बन जाते हैं। वहीं पे खातून पीडीएम की जो उम्मीदवार हैं वो हार जाती हैं। तो ये एक खासी टेक्निकल बात होती है, इसमें इस तरह नहीं है कि हम उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत गिरा के हम इमरान खान साहब का धड़न तख्ता कर देंगे। एक स्ट्रेटेजी होती है, उसकी बुनियाद पे चला जाता है। हम गबोल साहब से बहुत पहले चाहते हैं कि इस जाली और इस कठपुतली हुकूमत का खात्मा हो और अवाम की जल्द जल्द इससे जान छूटे, लेकिन ये एक सियासी बयान दे देना जनाब कि ये हम गिरा रहे हैं हुकूमत, ये गिरा नहीं रहे, मतलब पूरी बात क्या है? इसके बाद आपने क्या करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? ये बैठ के पीडीएम को करना है। और अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रहती तो हालात वो बहुत मुख्तलिफ होते और हम यकीनन अपना कोई ना कोई किसी न किसी अंदाज से अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेते। अच्छा, ये जो नवाज शरीफ साहब की मामूली बातों के ऊपर नवाज शरीफ साहब की कह दूं फुटेज चल रही है हिंदुस्तानी डिप्लोमेट से बरतानिया में मुलाकात की, इस पे क्या पीएमएलएन की पोजीशन है? जो नवाज शरीफ साहब की फुटेज चल रही है सोशल मीडिया पे 2 दिन से। मेरे भाई हैं सरदार गबोल साहब कि अगर आपके अहदाफ इतने बड़े हैं, मुल्क में इतनी बड़ी आप तब्दीली लाना चाहते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, और आपने एक खत को बहाना बना के पीडीएम से अलहदगी इख्तियार कर ली, क्या ये जस्टिफाइड है किसी भी फोरम के ऊपर? तो बात ये है कि सिर्फ हमारे ऊपर इल्जाम ना लगाएं मुस्लिम लीग नून पे, हम तो आज भी तैयार हैं, कल तैयार थे, और पीडीएम अभी भी अपना काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मौकफ है जो वो बता रहे हैं, तो किसी न किसी अगले चौक में मुलाकात हमारी दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो जाएगी। ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है,
बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन ये जो फुटेज चल रही है 2 दिन से, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ मुलाकात की, गाड़ी की फुटेज IND-1 लंदन में, उस पर क्या तबसरा है, उस पर क्या रद्द-ए-अमल है PMLN का? देखें डॉक्टर साहब, बात है कि मुझे तो पहली बात यह है कि इसका इल्म नहीं है कि इसकी जो ऑफिशियल पोजीशन क्या है। अगर मुलाकात हुई भी है तो क्या इंडियन डिप्लोमेट्स यहाँ पाकिस्तान में नहीं है? वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से, बाकी लोगों से नहीं मिल रहे। इंडिया के साथ हमारे क्या पाकिस्तान में सफारती ताल्लुकात मुनक़ता है? ये कौन सा एलिगेशन है जो हुकूमत जो है वो लगा रही है? और आपने बड़ी सही बात की, अभी सिर्फ दो नुकते आपने उठाए हैं। फैटफ का नुकता आपने उठाया, IMF का नुकता आपने उठाया। आप यकीन करें कि अगर आज जो हमारे चैनल्स हैं इस पर अगर आज कुछ 70-80 टॉक शोज हो रहे होंगे तो उनमें सारे का सारा मलबा इस मुलाकात के ऊपर हुकूमती तर्जुमान गिरा रहे होंगे। ये नहीं बता रहे होंगे कि फैटफ से आप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने में नाकाम क्यों हैं। ये नहीं बता रहे होंगे कि IMF से आप मुज़ाकरात करके कोई बेहतर मुआहदा करने की पोजीशन में क्यों नहीं है। आप इतने नालायक क्यों हैं? आपका यहाँ से गवर्नर स्टेट बैंक जाके वहां कहता है जनाब के डॉलर महंगे होने का तो बड़ा फायदा है, ओवरसीज तो बड़े मजे कर रहे हैं। इस तरह के अगर आपने शगुफे रखे हुए हैं हुकूमत में, उनकी एहतसाब कौन करेगा? उनकी कारकर्दगी का जायजा कौन लेगा? आप एक मुलाकात, आपको नहीं, मैं कह रहा हूं हुकूमती तर्जुमानों को, इसको फोकस कर पे, इसके ऊपर जनाब सोशल मीडिया पे, टॉक शोज पे एक गालियों का, एक तूफान बदतमीजी का बौछार आ जाएगा। लेकिन अपनी नालायकी और नाअहली, सिर्फ 2 नुकते जो आपने बताए हैं मैंने उन पे बात की है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। जो मुल्क से रिलेटेड है, जो कौम से रिलेटेड है, जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, कोई उस पर बात नहीं करेगा। अपनी नालायकी का ना एतराफ है, ना अपनी नाकामियों को दुरुस्त करने की कोई आप ये कहें कि कोई इरादा है। डॉक्टर ज़रका तैमूर को इसमें आने दीजिए। डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा, आप मेंबर हैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की ऑन फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कश्मीर और उसके अलावा हेल्थ कमेटी की। फॉरेन अफेयर्स के हवाले से जो 3-4 दिन पहले एक CNN जैसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर ने ये खबर दी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्रीफ किया है अमेरिकन कांग्रेस को कि कैसे उनका एक एग्रीमेंट एयर स्पेस इस्तेमाल करने के हवाले से पाकिस्तान से हो चुका है, अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ करने का। साथ ही हम देखते हैं कि IMF से पाकिस्तान को नहीं मिल सकी रिलीफ, और IMF ज़ाहिर है कि अमेरिका के कंट्रोल में है, और फैटफ से भी रिलीफ नहीं मिल सकी, वहाँ भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में। अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका की हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि आपकी हुकूमत को चलता करना है, और पाकिस्तान के अंदर जो अशियाए खुर्दनोश की महंगाई और बहुत सी इन्फ्लेशन है ये उनके हाथ में है, क्योंकि IMF से आपको रिलीफ मिलती तो आपकी करेंसी स्टेबलाइज होती, महंगाई पे आप कंट्रोल पाते, फैटफ से आपको रिलीफ मिलती। लेकिन किसी भी जगह पे जो ग्लोबल आर्किटेक्चर है जहां अमेरिका को कंट्रोल है, वहां से आपको रिलीफ नहीं मिल रही। अब अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि वो एक नई हुकूमत यहां पर लेकर आएंगे और उसको ये सारी रिलीफ देंगे। इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मोईद। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एक नक्शा खींचा जो कि आजकल कई दिनों से तरह तरह के नक्शे खींच रहे हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग है यूट्यूब देखना या टेलीविजन देखना कि किस तरह से इमेजिनेशन को हर तरफ भेज के इस किस्म के नए नए प्लॉट्स हैच हो रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को थोड़ा सा अपने अंदर देख के कॉन्स्पिरेसी से बाहर निकल के कुछ मुल्क के लिए भी कुछ अगर इतनी एनर्जी लगा ले तो शायद पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाए। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, जब से पाकिस्तान बना है और जिस तरह से ये रिलेशनशिप चलती जा रही है, इसमें बहुत से डिफरेंट एंगल्स हैं, बहुत से लोगों ने इस पर किताबें लिखी हैं। और एक अभी रिसेंटली एक 2013 की किताब में देख रही थी, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, डैनियल। तो द इशू इज के ये एक बड़ी डिफिकल्ट रिलेशनशिप है। मार्की, बोथ साइड्स नीड ईच अदर, बट डैनियल मार्की की, बोथ साइड्स नीड ईच अदर बट बोथ साइड्स आर नॉट टोटली कंफर्टेबल विद ईच अदर। और उसमें बहुत से मुहर्रिकात हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस रीजन में मौजूद है उस रीजन की हमारी अपनी, बिकॉज हम यहाँ पर रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो मुल्क हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जियो पोलिटिकल और सोशियो पोलिटिकल जो सिचुएशन है, हमने उसको भी मलहूज़े नज़र रखना है। अमेरिका के साथ हमारे हमेशा से अच्छे ताल्लुकात हैं, और जब हिंदुस्तान रशिया के कैंप में होता था उस जमाने में हमारे
अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात होते थे। तो ये तो पुरानी बातें है और ये दुनिया में हर ये तो पुरानी बातें हैं सेनेटर साहिबा। अभी की बात सेनेटर साहिबा, ये पुरानी बातें। अभी सूरत हाल ये है कि अमेरिका का सदर जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करता, IMF से आपको रिलीफ नहीं मिलती है, फैटफ से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, करेंसी आपकी आसमानों पे जा रही है। ये तमाम चीज़ें लोगों को बड़ा तंग कर रही हैं। और जिस तरह मुर्सी की हुकूमत को इजिप्ट में अमेरिका ने ख़त्म किया था, अमेरिका और इसराइल ने, इसी तरह वो आपकी हुकूमत को ख़त्म करना चाह रहे हैं। देखते हैं ना जी। आप देखिए इस वक्त अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से उनका एग्जिट हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तान का जो वो समझ रहे हैं रोल, और जिस तरह से आपने देखा है अमेरिका में बिल्स भी वो ला रहे हैं अमेरिकन कांग्रेस में, जिसमें कि पाकिस्तान को बड़ा मूरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन में भी जो उन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए हैं जिसमें उन्होंने अमेरिका को बुरा कहा है, लेकिन साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी उंगलियां उठाई हैं। तो ये सब चीज़ें चलेंगी और पाकिस्तान को अब अपने पाँव पे खड़ा होना है। और जो जिस कॉन्स्पिरेसी की आप बात कर रहे हैं, जो अमेरिका की नीयत है, वो तो देखिए ये तो होता रहेगा। पाकिस्तान कैसे खड़ा होगा अपने पाँव पे? 70 साल से पाकिस्तान कैसे खड़ा होगा? जैसे पिछले 70 साल से खड़ा है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब कुछ चलता रहता है। अभी PDM की बात हो रही थी, क्या PDM के जलसे करने से डेमोक्रेसी खत्म हो गई या हुकूमत खत्म हो गई? पिछले साल भी PDM ने जलसे किए और एक उनका हदफ उनको मिल गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि PDM पाकिस्तान डिप्रेसिव मूवमेंट ज्यादा मुझे कई दफा लगती है, क्योंकि जिस तरह के इनका हदफ भी एक नहीं है, इनकी सोच भी एक नहीं है। तो ये चलता रहेगा, ये गेम्स तो चलती हैं। दिस इज पॉलिटिक्स। अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ही चलता रहेगा, चले ऐसा ही चलता रहेगा। और ये सारी कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आके इस पे गौर करते हैं कि ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी या इसमें कोई बेहतरी की भी उम्मीद है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वाशिंगटन से जिस टेलीफोन कॉल का इंतजार था, वो टेलीफोन कॉल तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नहीं मिली, लेकिन आज उनकी बहुत तफसील से चीन के सदर जनाब सदर शी जिनपिंग से उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई और चीन के सदर ने तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया। इकनॉमिक कोऑपरेशन पे उन्होंने हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। इससे चंद दिन पहले चीन के स्पोक्समैन मुझे उनका नाम इस वक्त नहीं याद, ली जिंग जो इससे पहले पाकिस्तान में रह चुके हैं DCM, उनका भी एक ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने खिलाफ तवक्को अनएक्सपेक्टेडली एक ट्वीट किया और पाकिस्तान की हुकूमत की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की CPEC के हवाले से। अब शी जिनपिंग सदर का बाकायदा जो टेलीफोनिक मैसेज है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? बहुत से हल्के ये समझते हैं कि चीन में एक खौफ या इनसिक्योरिटी पाई जाती है कि पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी तब्दीली जो है वो आ रही है या पाकिस्तान शायद चीन से पीछे हट रहा है। गेबोल साहब की तरफ आता हूँ। गेबोल साहब, मैंने इसी किस्म का सवाल पूछा था सेनेटर ज़रका तैमूर से, उन्होंने तो उसको अनी सुनी कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान इस खत्ते का सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क बन चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, इसमें बाइडन कॉल करे ना करे, लेकिन पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। अब पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है वो मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन पॉलिसीज उनकी है वो शायद जो बाइडन के फ़ोन के इंतज़ार में, अगर वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो इंतज़ार में है कि जी अगर जो बाइडन ने कॉल कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर आगे सोचना चाहिए कि हमारी इम्पोर्टेंस अफ़गानिस्तान की वजह से इसलिए बढ़ी है क्योंकि जितने भी हमारे हमसाया मुल्क हैं या साउथ एशिया के जितने भी ममालिक हैं। लेकिन गेबोल साहब, अमेरिका ने पाकिस्तान का टेंट दबाया हुआ है ना। अमेरिका ने पाकिस्तान को IMF में पकड़ा हुआ है, फैटफ में पकड़ा हुआ है, करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान पे दबाव तो रखा हुआ है ना। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दबाव से निजात तो चाहिए, लेकिन देखें ना, निजात कैसे मिलेगा? इस तरह तो निजात नहीं मिलेगा कि वो बैठकर सिर्फ उसका एक ही हदफ हो कि वो किस तरह ऑपोजिशन को क्रश करे, किस तरह महंगाई बढ़ाए। यहाँ पर ठीक है IMF के कहने पे बढ़ा रहे, या जो भी उसकी मजबूरी है। इस वक्त इमरान खान खुद चाहता है कि मिड टर्म्स इलेक्शन हो, क्योंकि वो इतना अनपॉपुलर हो चुका है। मैं समझता हूँ कि ये PDM की या ऑपोजिशन की कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इमरान खान के लिए इस वक्त आइडियल सिचुएशन है कि उसको पता है कि अगर इमरान खान को कैसे फायदा होगा मिड टर्म इलेक्शन से?
वो इस तरीके से कि इमरान खान इस वक्त बहुत अनपॉपुलर है, महंगाई इमरान खान कर रहा है, महंगाई लोग जो आम लोग हैं वो ये नहीं समझ रहे हैं कि महंगाई जो है वो IMF की वजह से हो रही है। IMF के तो डिमांड्स इतने हैं कि वो चाहते हैं कि जनवरी तक जो है डॉलर जो है 180 भी क्रॉस कर जाए। तो ये सारी चीजें जब इतनी ज्यादा आपके मुल्क के अंदर महंगाई होती है तो वो नजला जो है वो गिरता है हुक्मरानों के ऊपर। तो हुक्मरान इस वक्त बहुत ज्यादा बद्दुआएं उनको मिल रही है, गालियां मिल रही है। ऐसे हालात में उनको मैं समझता हूं कि ये बात की है इमरान खान ने कि वो ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि मौजूदा असेंबली रहे और वो ऑपोजिशन में बैठे। हम चाहते हैं मिड टर्म इलेक्शन हो और हमें नजर आ रहा है ये डॉक्टर ज़रका से पूछना चाहिए। सेनेटर ज़रका, आपको कोई मिड टर्म इलेक्शन नजर आ रहे हैं? आपके कानों में कोई ऐसी बात पहुंची है, सुनी आपने कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिड टर्म इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं? जी, पहले तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट नबील गबोल साहब को आई वुड जस्ट लाइक टू पॉइंट आउट टू हिम कि महंगाई इस IMF की वजह से, तो महंगाई बेसिकली इसलिए हो रही है क्योंकि ब्रेंट क्रूड की प्राइस $35 थी पिछले साल, इस साल $25 हो गई, $85 हो गई और आपके डॉलर की वैल्यू भी बढ़ गई। दूसरा जो बहुत बड़ा इशू है पोस्ट कोविड सप्लाई चेन की डिसरप्शन और US और चाइना की ट्रेड वॉर्स की वजह से इस वक्त जो कंटेनर जो पहले $3000 का होता था अब वो $18,000 का नहीं मिल रहा। तो वो सब चीजें जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान की इतनी शानदार इकोनॉमी है, जो पिछली कई दहाइयों से जो हमारी इतनी जबरदस्त हुकूमतें चलाती रही हैं, उस इकोनॉमी में क्योंकि ज्यादातर चीजें इंपोर्ट होती है, इस वजह से पाकिस्तान में महंगाई हुई है और इन्फ्लेशन और ये सब चीजें। और पोस्ट कोविड वो बहुत बड़ा एक इशू है जिसकी वजह से दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो आपकी यूरोपियन और वेस्टर्न ममालिक है, इनको अपनी इकोनॉमीज में बहुत बड़ी उनके घुटने टिक गए हैं, उनको बहुत से मुश्किलात का सामना है। अमेरिका इटसेल्फ को अपनी डेट सीलिंग उनकी रेज करनी पड़ी, कांग्रेस में जाना पड़ा बाइडेन साहब को। तो दीज आर सीरियस इश्यूज, पूरी दुनिया को आ रहे हैं। अमेरिका वो तो हर चंद साल के बाद डेट सीलिंग रेज कर देते हैं। डेट रिटर्न इकोनॉमी है, वो तो 14 ट्रिलियन से 16 ट्रिलियन किया, 16 ट्रिलियन से 18 ट्रिलियन किया, 18 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन किया। देखिए ना, दुनिया की वाहिद वो इकोनॉमी है जिसका डॉलर किसी से बैक्ड नहीं है, मिड टर्म करा रहे हैं जितने मर्जी डॉलर। मिड टर्म वाला देखें जी, जब से इलेक्शन हुए, जब से इलेक्शन करवाना इमरान खान की मजबूरी है, उस पर आपने कमेंट ही नहीं किया। तो अच्छी बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी मजबूरी है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यह कि हमेशा जमहूरियत में हर पार्टी को इलेक्शन मोड में रहना चाहिए। आपको अपने, क्योंकि इलेक्शंस, यू आर ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस होने हैं, उसके बाद इलेक्शंस होने में कितना टाइम रह गया? 1.5-2 साल तो रह गए। तो मिड टर्म अब कहां, मिड तो गुजर गया, अब तो एंड टर्म आने को है। 1.5-2 साल रह गए, मिड टर्म कहां से हो सकते हैं? आप ये टर्म सही नहीं है, कोई और टर्म ढूंढे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, क्या ये जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकातों की मसलसल खबर आ रही है, ये मेरे हाथ में भी है, SPMLN गेयरिंग फॉर अनदर डील, एक ये खबर है, फिर वो तस्वीर हैं बहुत सी मुलाकातों की। उसके अलावा मियां जावेद लतीफ़ साहब ने जो कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात की नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें हो रही हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब एक अर्ली इलेक्शन तवक्को कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको अपनी ज़ाती राय दे दूं और उसके बाद जो आपने सवाल किया है उसी को इससे लिंक भी कर देते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त कोई भी जमात, कोई भी सियासी जमात जो पार्लियामान के अंदर मौजूद है, वो इस वक्त हुकूमत हटा के, हुकूमत संभाल के हालात बेहतर करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। वक्त इतना कलील रह चुका है कि आप अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट की अगर आप PC1 ही बनाएं तो साल में वही तैयार नहीं होता। तो आप क्या हालात संभालेंगे मुल्क के इस वक्त? कैसे आप कंट्रोल करेंगे मईशत को? कैसे आप बाकी चीज़ों को? और ख़ास तौर पर जबकि हुकूमत भी आपकी, आप ये कहें कि 10 जमातों पर मुश्तमिल आपका एक कोएलिशन हुकूमत होगी, तो कोई भी इस वक्त इस तरह का कोएलिशन गवर्नमेंट मुल्क के हालात को संभाल नहीं सकता। वाहिद हल इस वक्त आवाम का इस अजाब से जान छुड़ाने का तरीका मिड टर्म इलेक्शन है। मिड टर्म उन्हें कहें, अर्ली कहें, डॉक्टर साहिबा ने जिस तरह बात की कि मिड टर्म तो चलें गुजर चुका, अर्ली इलेक्शन कह लें, बिफोर टाइम इलेक्शन कह लें, उससे जो मैंडेट आएगा वो हुकूमत जो है कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान को आगे लेके चल सकती है। वरना इस वक्त तो
आप यकीन जाने बहस बराए बहस तो खैर कभी भी खत्म नहीं होगी अपोजिशन और गवर्नमेंट की, लेकिन मुल्क जिस ट्रैक पे जा रहा है की हुकूमत गिराना, तबाही और बर्बादी का ट्रैक है। कैबिनेट में तब्दीली लाना, आप तब्दीली लाने में, आप हुकूमत गिरा के तब्दीली लाने में बिलीव नहीं करते। मुझे जो समझ आई कि पीएमएलएन नहीं चाहेगी कि हुकूमत गिरे और तब्दीली आए, पीएमएलएन चाहेगी कि जनरल इलेक्शन हो। डॉक्टर साहब, अगर देखें जनरल इलेक्शन कैसे होगा, जनरल इलेक्शन हमारे कहने से इमरान खान साहब तो नहीं कराएंगे कि अपोजिशन दरखास्त करे कि आप जनरल इलेक्शन कराएं और कहेंगे जी कल जनरल इलेक्शन करा दें। मैं सरदार नबील कबूल साहब से इस बात पे इत्तफाक नहीं करता कि इमरान खान साहब जो हैं वो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं। उन्होंने अपनी गोटियां टाइम के साथ बड़े सही तरीके से फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपनी, मैं मतलब अगर से शतरंज की चाल की ज़बान में बात की जाए तो वो बड़ी टाइमिंग प्लेस करके और बाकी दाएं बाएं से भी मदद लेके आप ये कहें कोशिश करेंगे कि मैं अपनी टर्म किसी तरह पूरी करूं और उस टर्म पूरी करने के बाद हालात इस तरह बनाऊं ताकि अगला टर्म हम जो है दोबारा ले सकें। ये उनकी प्लानिंग बज़ाहिर मुझे नजर आ रही है। अब अगर आप जैसे मैंने कहा कि दरखास्त करके तो आप इलेक्शन में नहीं जा सकते। गवर्नमेंट जिस तरह के पंजाब गवर्नमेंट है, मरकज की गवर्नमेंट है, हालात तो पैदा कर सकते हैं कि हुकूमत गिर जाए, इलेक्शन करवाने पड़ जाए। नहीं, ये हालात तो देखिए अपोजिशन कर रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान का कौन सा जिला है जहां आज प्रोटेस्ट नहीं हो रहा महंगाई के खिलाफ? इसमें कोई राय नहीं, और अवामी इशू है, कोई किसी का जाती इशू नहीं है। सारी जमातें सड़कों के ऊपर हैं, अवाम सड़कों के ऊपर है, ये तो आप देख रहे हैं। लेकिन अगर ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है पंजाब में और मरकज में, तो उसके बाद का जो हल है वो आपका इलेक्शन होगा। वो उसमें मैं ये कह रहा हूं कि फिर आप एक साल के अंदर कोई भी जमात मुल्क के हालात तब्दील नहीं कर सकेगी। तो गेबोल साहब यही कह रहे हैं, तभी मुल्क के हालात यही कह रही है, पीपल्स पार्टी यही कह रही है। मैंने तो अभी पीपल्स पार्टी यही कहा है कि पीपल्स पार्टी से हमारी, मैंने तो सर इससे पहले अर्ज किया है कि पीपल्स पार्टी से हमारे अगले किसी भी चौक और किसी भी मोड़ में मुलाकात हो जाएगी। हमारा एजेंडा एक है कि लोगों को इस अजाब से जान छुड़वाना उनकी। गेबोल साहब बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मुफस्सल जवाब दे दिया उन्होंने आपके तमाम तर आपके ख्यालात का, आपके आर्गुमेंट का। देखिए, अगर इनकी सोच ये है कि इमरान खान बड़ा टैक्टफुली चल रहे हैं और बड़ा अपनी गोटियां जो है वो सही खेल रहे हैं और शतरंज के खिलाड़ी हैं, और मैं तो आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनकी तारीफ सुन रहा हूँ इमरान खान की, और वो अगला इलेक्शन भी जीतने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि अगला इलेक्शन तो अलग सी बात है। लोग, मैंने आपको बताया ना कि इस हुकूमत को मजीद और 1.5 साल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हम ये तहरीक चलाकर, अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर इनको नहीं हटाएंगे तो लोग हमें भी, ऑपोजिशन को भी कसूरवार ठहराएंगे। क्योंकि आप यकीन करें, हम अपने जब वोटर्स की बात करते हैं, आप वोटर्स की हालत देखें, जो महंगाई के वजह से जो फाका कशी पे मजबूर हो गए, नौकरियां नहीं दी इन हुकूमत ने 3.5 साल में, एक नौकरी किसी को नहीं मिली है। आप मुझे बताएं, ऐसे हालात में अगर हम नहीं उनके लिए आवाज उठाते, हम नहीं बाहर निकलते हैं, ये बिजली के महंगाई, ये पेट्रोल की महंगाई, ये डॉलर कहां से पहुंच गया। इससे आप कह रहे हैं कि ये अपने शतरंज के खिलाड़ी हैं इमरान खान और सही गोटियां खेल रहे हैं, ये वो गोटियां खेल रहे हैं जो अपने आप को खुद खड्डे में डालने वाली गोटियां हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान को जिस मकसद के लिए लाया गया वो मकसद पूरा हो गया उनका, और वो मकसद पूरा होने के बाद अब इमरान खान भी समझ गया कि वो इस्तेमाल हो चुका है। वो देखे, सारी जिंदगी एक पॉपुलर इंसान रहा है, सारी जिंदगी एक हीरो की तरह उसने गुजारी है। अब आके वो जीरो बनाए सियासत में आके, तो मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि वो नहीं चाहेगा कि वो अनपॉपुलर होकर सीट छोड़े, तो वो यही चाहेगा कि वो सेनेटर साहब शहीद बने। इमरान खान डॉक्टर साहब जीरो से जीरो हो चुके हैं, सिर्फ एक मिनट, उनकी हिफाजत खत्म हो चुकी है। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा जी, बिल्कुल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल आ रही है, कि सरदार नबील कबूल साहब ने जो बात, मेरे अल्फाज को थोड़ा सा आप ये कहेंगे वो शायद समझ नहीं सके। मैंने ये जरूर कहा है कि इमरान खान साहब शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी की तरह चालें चल रहे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वो अपनी गोटियां बहुत अच्छी खेल रहे हैं। अभी ये जो DGISI की अपॉइंटमेंट थी, क्या इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश नहीं की कि हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ के अपना कोई जाल जो है और अपना कोई यहाँ पे वो गेम जो है वो प्ले करें? अगर यही नोटिफिकेशन करना था, ये तो उसी वक्त हो सकता था।
जब DGI-SPR साहब की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई थी, इन्होंने पूरी कोशिश की ट्विस्ट करने की हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक, और कोई ऐसी शख्सियत लाने की जो अगले इलेक्शन में इनको को गारंटी कर सके कि हम आपकी हेल्प करेंगे। ये वो गलत चालें हैं जो इमरान खान साहब चल रहे हैं अगली टर्म लेने के लिए। लेकिन मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की कि इनके खिलाफ मूवमेंट नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल चल रही है। डॉक्टर ज़रका, वक्त से पहले ही हुकूमत तब्दील, सेनेटर ज़रका, और इलेक्शन वक्त से पहले नोटिफिकेशन करना था, 3 हफ्ते पहले भी हो सकता था। सेनेटर ज़रका, हुकूमत है जी, तो 3 हफ्ते पहले भी हो सकता। जी ये हुकूमत जी बात यह है जी कि हुकूमत के जो सिस्टम्स है उनको टाइम लगता है। हम देख रहे हैं जब से हम हुकूमत में और जब पैदा हुए, पाकिस्तान में ही पैदा हुए, यहाँ पर सिस्टम्स को चलने में टाइम लगता है। कोई काम आनन फानन नहीं होता। इन्हीं के बनाए हुए सिस्टम्स है। जो मेरे दोनों सीनियर भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब हुकूमत में 3 बार रहे हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब तो अपनी कोई टर्म भी पूरी नहीं कर सके खुद ज़ाती तौर पे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। तो जाहिर है वो ये नहीं पसंद करेंगे कि कोई और अपनी टर्म पूरी करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि खुद ही वो इमरान खान की तारीफ भी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, खुद ही वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं। तो इसी से आया है कि ये भी कन्विंस हो चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इज डूइंग अ गुड जॉब। और मसाइल तो आपको पता है पाकिस्तान के जो मसाइल है इनको लेके उनका सवाल ये है, और उनका सवाल ये है कि ये नोटिफिकेशन तो 3 हफ्ते पहले भी हो सकता था। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का आर्गुमेंट ये है कि ये नोटिफिकेशन ऐसा ही होना था, 3 हफ्ते पहले भी हो सकता था। मसला क्या बनाया हुआ था? मुझे इसके बारे में नहीं पता जी। जो नोटिफिकेशन, देखिए चीजों को करने में वक्त लगता है। कोई एक रिकमेंडेशन आई, रिकमेंडेशन के बाद जो भी पेपर वर्क है, जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो हुआ, हो गया काम। अब इसमें इतने वो ढूंढने की आई डोंट थिंक कोई जरूरत है। और ढूंढे तो जरूर ढूंढे, फिर कुछ नहीं मिल जाए तो हमें भी बता दें। जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपको जवाब मिल गया? देखिए जी, गुजारिश ये है कि हम इसमें से कुछ भी नहीं ढूंढ रहे। इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कोई एक भी टीवी एंकर ऐसा होगा जिसने इसके ऊपर प्रोग्राम नहीं किया। कोई सोशल मीडिया के ऊपर जो ब्लॉगर्स हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें से अपना वीलॉग नहीं किया होगा। कोई एक ऐसा अखबार नहीं होगा जिस पे इस पे कॉलम नहीं छपे होंगे कि इसमें गैर मामूली ताख़ीर क्यों। और उसकी सिर्फ एक वजह है कि वो वजह यही थी कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी मर्जी के कोई ऑफिसर लाना चाह रहे थे, और कोई वजह नहीं थी। और अगर उन्होंने, फिर मैं ये कहूँगा कि एक प्रोसेस है, कभी आज तक DGI की अपॉइंटमेंट के ऊपर इतनी ताख़ीर नहीं हुई। और डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जो इंडिया के मीडिया में इसका आप ये कहें कि इस पर गुफ्तगू हुई, इस पर प्रोग्राम हुए, वो कोई ढके छुपे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आप ये कहें कि मौजूद गुफ्तगू बना रहा कि जनाब इसमें गैर मामूली ताख़ीर क्यों हो रही है। और इमरान खान साहब जब अभी सऊदीया के दौरे पे जा रहे थे, उस वक्त भी वज़ीर दाखिला साहब की इंडिकेशन ये थी कि ये नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने भी यकीनन इस पर प्रोग्राम किए हैं, आपने भी इस पर गुफ्तगू की होगी कि गैर मामूली ताख़ीर हुई है। आखिर ये 6 मुगोइयों को मौका क्यों दिया आपने? मैंने खैर इस पे पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में हर जगह पर बात हो रही है। चले मैं ब्रेक ले लूं। अच्छा हुआ कि फाइनली जो कंफ्यूजन थी, जो कयास साराइयां थी, मैंने पूरा प्रोग्राम इस पर नहीं किया। बहरहाल बहुत इसका जिक्र वगैरह किया चंद मिनट के लिए, लेकिन एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए और ब्रेक के बाद आते हैं और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, इसे वाइंड अप भी करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले गुज़िश्ता चंद घंटों में मैं जो टेलीविजन की खबरें देखता रहा, हेडलाइन न्यूज़ देखता रहा, स्टेटमेंट सुनता रहा मुख्तलिफ लीडरान की, तो मुझे ये गुमान गुजरा कि शायद अगले 48 से 72 घंटों के दरमियान में हुकूमत जाने वाली है, शायद एक नो कॉन्फिडेंस मूव आने ही वाली है और ये बात आगे बढ़ जाएगी। इमरान खान की हुकूमत बहुत ख़तरे में है। प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। बलोचिस्तान से, पंजाब से गुजरता हुआ उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिरेगी, उसके बाद सेंटर की हुकूमत जाएगी। लेकिन अब जब मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को सुन रहा हूँ, तीनों को, जिसमें PMLN है, PPP है, PTI है, तो ऐसा लग रहा है कि ठंड प्रोग्राम है। ना तो पंजाब की हुकूमत गिर रही है, ना PPP PMLN में कोई इत्तफाक है, ना PTI को बहुत ज़्यादा फिक्रमंद नज़र आती है। गबल साहब, वो गलत था जो सारी हेडलाइन खबरों की चल रही थी, या आप लोग बेखबर हैं? ठंड प्रोग्राम आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आज जो नोटिफिकेशन आई है उसके बाद सबको ठंड प्रोग्राम लग रहा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब नवाज शरीफ साहब ने गलती की थी कि डॉन लीक्स का जो उन्होंने जो काम किया था प्राइम मिनिस्टर हाउस से, उसकी दिन मैंने कह दिया था, मेरे टॉक शोज भी हैं, कि ये हुकूमत अब चंद दिन की मेहमान है।
देखिए, जब कहीं पर आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है या किसी भी इदारे को आप कंट्रोवर्शियल बनाने की या इदारे के उस सरबराह को कंट्रोवर्शियल बनाने की आप कोशिश करते हैं, तो वो जो एक ट्रस्ट बीच में हो जाता है, जो कि हम हमेशा कहते हैं इमरान खान के हवाले से कि जी थर्ड एम्पायर इनके साथ है या उनके ऊपर जो भी उंगलियां उठती रही हैं, मैं समझता हूं कि अब वो सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गया है। अब सिचुएशन ये हो गया जो हम चाहते थे कि हम ये चाहते थे कि कोई उनको सपोर्ट, जब धरना हुआ था उस धरने में भी एक सपोर्ट थी उनको कि कहा गया था 1 लाख आदमी ले आओ तो नवाज शरीफ से आपकी जान छुड़ाएंगे। इसी तरीके से अभी भी जो 2018 की इलेक्शन हुई है उसमें भी हमने देखा कि किस तरह RTS के जरिए उनको जो है जिताया गया और लाया गया। लेकिन अब एटलीस्ट हमें ये एक चीज़ पर यकीन हो गया है कि अगला जो इलेक्शन होगा उसमें थर्ड एम्पायर जो होगा वो न्यूट्रल होगा। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। ये ठंड प्रोग्राम नहीं है, हम अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं और हमें पूरा यकीन है आप आने वाले दिनों में 1, 2, 4, 5 दिनों में आप देखेंगे कि ये जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ बाप का उम्मीदवार चेंज हुआ है, बाप का जो है कोई और आ जाएगा उसकी जगह, चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अब ये बलूचिस्तान की हुकूमत चल नहीं सकती है, असेंबली चल नहीं सकती है। शुरुआत हुई है बिल्कुल बलूचिस्तान असेंबली से, लेकिन काम हो रहा है पंजाब असेंबली के ऊपर। लेकिन गबोल साहब, वहां तो 2-2.5 महीने से ये मुकदमा चल रहा था डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर। जाम साहब के खिलाफ 2-2.5 महीने से ये मुकदमा चल रहा था डेवलपमेंट फंड्स के ऊपर। वो डेवलपमेंट फंड्स नहीं दे रहे थे, वहां से कहानी शुरू हुई है, उसका नोटिफिकेशन से ताल्लुक नहीं। वैसे नहीं, देखे मैं आज आपको एक बात बताऊं, बलूचिस्तान के अंदर आपको अच्छी तरह पता है, मुझसे ज्यादा आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत कैसे बनती है, बाप कैसे बना, बाप से बेटा कैसा बन गया, बेटा बाप कैसे बन गया, ये सब चीज आपको पता है। तो बलूचिस्तान में जो आज हो रहा है, जाहिर है वो एक सिग्नल है इमरान खान को कि इमरान खान ने जो आपको लग रहा था ना कि कुछ भी होने वाला है, इमरान खान की कुछ भी हो, इमरान खान ने आज सऊदी अरब में बैठकर ये नोटिफिकेशन इशू किया है। तो आप सोचें कि उसकी जल्दबाजी की रीजन क्या हो सकती है। अच्छा, ये भी हो सकता है। जरका सोहरावर्दी साहब, सऊदी अरब से नोटिफिकेशन इशू किया है, क्या सऊदी अरब से तो वैसे इशू नहीं किया मेरा ख्याल है, वापस ये जरका सोहरावर्दी साहब क्या इस पे आपका रद्द अमल है? इनको बहुत आज तो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात नहीं हुई, गलत फहमी है इनको। जी प्राइम मिनिस्टर साहब सुबह 5 बजे तशरीफ लाए हैं। आज उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई है, उनकी चीफ ISI से भी मुलाकात हुई है और उसके बाद मेरा ख्याल है ये नोटिफिकेशन दिया गया और ये आज पाकिस्तान से दिया गया। उसके नीचे दस्तखत आजम साहब के कल ही टाइप हो चुका था, नोटिफिकेशन कल ही टाइप हो चुका था। प्राइम मिनिस्टर ने गलत बात है कि टाइप तो पता नहीं कितने दिनों से हुआ होगा। जाहिर है वो तो प्राइम मिनिस्टर इज ऑन टेलीफोन कम्युनिकेट करते हैं अपने स्टाफ के साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब कंटिन्यूसली, जाहिर है एक प्रीमियर है मुल्क का, तो वो कंटिन्यूसली इंगेज तो होंगे अपने स्टाफ के साथ और जो उन्होंने ऑर्डर्स देने होंगे वो तो देते होंगे। सब प्राइम मिनिस्टर दुनिया के इसी तरह करते हैं। तो ये इंटरव्यूज का मामला जरा उठाया ना, इंटरव्यूज हमें मंथन से चलना अहम बात ये कि वो ये इंटरव्यूज की बात मैं सेनेटर साहब, वो ज्यादा अहम बात है जो बर्फगिरी है। जी जो बर्फगिरी है, सब इंटरव्यू कहाँ हुआ? एक स्टेटमेंट ये भी चली है कि इंटरव्यूज हुए हैं, वैसे हमें नहीं पता कि इंटरव्यूज हुए कि नहीं हुए, लेकिन सेनेटर जरका साहिबा जो कह रहे हैं कि जो बर्फगिरी है नोटिफिकेशन की, ये ठंड प्रोग्राम ज्यादा देर नहीं चलेगा। चलें जी, देखते हैं। मेरा एक बड़ी मेरी आजाना सी रिक्वेस्ट दिखा भी दें। मैं गबोल साहब को थोड़ा सा बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि इंटरव्यूज हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे तीनों कैंडिडेट्स के, और इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ट्वीट्स भी हुए हैं। गबोल साहब, वो मैं क्लियर कर दूं आपको, प्रोड्यूसर सब स्क्रीन पर दिखा भी दें अगर आपके लिए मुमकिन है दिखाना वो ट्वीट्स। जरका, ठंड प्रोग्राम ज्यादा देर नहीं चलेगा। काश ये फुटेज दिखा देते, जी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ थोड़ा सा इन चीजों से निकल के मुल्क के बारे में भी सोचा करें। मुल्क के लिए कोई बेहतरी, इकट्ठे हो के मुल्क के लिए बेहतरी लेके आए। आज आपकी हुकूमत है, कल किसी और की होगी, कल आपकी थी, आज हमारी है। मुल्क हम सबका है, हम सबको इसको आगे लेके चलना है। हमारी जब तक गोल सेटिंग सही नहीं होगी तो हर दफा जब हम अपने आप को ही, वो कहते हैं ना कटिंग योर नोट
to spite your face, तो इंडिया को आप you give them a free hand to do what they want. So let's be Pakistanis and let's play for Pakistan. आज तो वैसे ही न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच है और लगता है शायद जीत जाए इंशाल्लाह। डॉक्टर फजल चौधरी साहब, जो ठंड प्रोग्राम था उसी पे उम्मीद थी आपको सारी, लेकिन अब ठंड प्रोग्राम शुरू हो गया, आपको उम्मीद थी, टेंशन है, मामला लटका हुआ है, लेकिन अब ठंड प्रोग्राम शुरू हो गया है, डॉक्टर साहब आपकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। एक तो मैं आपको अर्ज कर दूं कि ठंड प्रोग्राम आपने कहा अपोजिशन की तरफ से शुरू हो गया। कराची का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद में पिछले 2 दिनों से ठंड काफी ज्यादा हो रही है, मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। आप भी नहीं, मैं वैसे आपको मशवरा दे रहा हूं कि मैं और आप इस्लामाबाद हैं तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू करें। ठंड वाकई बढ़ गई है बहुत, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सियासी ठंड नहीं है, ये मौसम की ठंड है। सियासी टेम्परेचर बढ़ रहा है, कबूल साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। और अगर इमरान खान साहब ने जो अभी बात की कि मैं इस नोटिफिकेशन से पहले मैं इंटरव्यूज लूंगा, तो मैं उनकी बात को जस्टिफाइड समझूंगा। अगर उन्होंने बुजदार साहब की अपॉइंटमेंट से पहले कोई इंटरव्यूज लिए हों, अगर उन्होंने KPK के जो वज़ीर आला हैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले कोई इंटरव्यू लिया हो, और हालिया जो अभी तमाशा हुआ है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अपॉइंटमेंट का, उससे पहले कोई इंटरव्यूज़ लिए हों, यानी ये तकर्रियाँ ऐसी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के गल पड़ी हुई हैं। इससे बड़ा मज़ाहिया प्रोग्राम आपको दुनिया नहीं मतलब पाकिस्तान में कभी नज़र नहीं आया कि आपने इंटरव्यू किया था, बहुत बड़े कंसर्न सबके इंटरव्यूज हुए हैं, सबके इंटरव्यू नहीं 5 इंटरव्यूज उनके जो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिए, मुझे नहीं पता किसको दिए हैं उन्होंने इंटरव्यूज, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिए, किसी और ने लिए हों तो मुझे उस बात का पता नहीं है। उनकी अपॉइंटमेंट के तरीकाकार के ऊपर पिछले दिनों में खासी बात हुई है, खासी बात हो चुकी है कि उनकी तकर्री का तरीकाकार क्या था, और वो पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इतनी अहम तरीन पोजीशंस के ऊपर जिन अपॉइंटमेंट्स का तरीकाकार अपनाया गया है वो हम सब के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और उसके नताइज आप देख लें, पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, KPK में देख लें, आज़ाद कश्मीर में देख लें, यानी ये तकर्रियाँ ऐसी हैं कि जो पोलिटिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कतन हक में नहीं है, अपोजिशन के जरूर हक में है। जहाँ से डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम का आगाज किया था कि इनकी कारकर्दगी से अपोजिशन को फायदा हो रहा है, घर बैठे फायदा हो रहा है। ये आपका क्या ख्याल है कि उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को तोड़ सकती है या तोड़ा है उन्होंने? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आगे चला गया हूँ, डॉक्टर साहब मैं बहुत आगे चला गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट उस्मान बुज़दार साहब की सरबराही में मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को बढ़ा रही है, उसे डेंट नहीं डाल रही। अगर आपका ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन होता, इंटरव्यू बेस्ड होता, तो किसी ऐसे बंदे की तकर्री होती जिससे मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक को, जो पंजाब उनका मजबूत गढ़ है, वहां पे उसको डेंट डाला जाता। हमें उसका फायदा हो रहा है उस्मान बुज़दार साहब की तकर्री का, तो ये खैर एक अनफॉर्चुनेट बात है, इसको छोड़ें, आगे चलते हैं। और वो सूरत हाल जो डॉक्टर साहब ने कही, बार बार का ठंड प्रोग्राम है, डॉक्टर साहब इस वक्त ठीक है याद रखें, जिस तहरीक में माजी में अवाम साथ निकले हैं वो तहरीक कामयाब हुई है। आज अवाम की जो हालत है, जिस तरह वो पिस रहे हैं, और उसके बाद मतलब हुकूमत की आप बात करेंगे नुमाइंदों की, वो कहेंगे जी महंगाई तो है, और उसके बाद अपनी वो एक लिस्ट खुद साख्ता, एक नाम नेहाद कामयाबियों की लिस्ट पूरी आपके सामने रखेंगे कि हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है। तो बात यह है कि आम आदमी की जिंदगी में बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी, नबील गबोल साहब का भी, इसी तरह से डॉक्टर सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर का भी बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा ख़त्म हो गया। सुबह से तो लग यही रहा था कि बहुत ही गर्मी है, नो कॉन्फिडेंस वोट है, आने वाला है, मूव होने वाली है, हुकूमत जाने वाली है, लेकिन अभी कम अज़ कम ऐसे लग रहा है कि मामला जो है वो कुछ थम से गए हैं। देखते रहिए कि कितने दिनों तक ये थमे रहेंगे। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।